economic growth, industrial development, and employment generation. Thank you, sir. Thank you, Dr. Kanimozhi ji. Dr. Ashok Kumar Mittal ji, 9 minutes, 9 minutes. सभापति महोदय, आज मैं शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन के माध्यम से अपने देश की अर्थव्यवस्था पर चर्चा करने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैं एक हलवाई का बेटा हूं, एक दुकानदार का बेटा हूं। तो मैं आज जो इस पर चर्चा करूंगा, एक अर्थशास्त्री होने के नाते नहीं, एक आम आदमी पॉइंट के हिसाब से मैं इस पर चर्चा करना चाहूँगा। मुझसे पूर्व मेरे वरिष्ठ साथी बोल रहे थे, बता रहे थे कि हमारा देश फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, हमारा जीडीपी की ग्रोथ दुनिया में सबसे ऊपर है, हमारा किसान खुशहाल है, युवा को रोजगार मिल रहा है और देश का विकास हो रहा है। लेकिन मैं वर्तमान में हमारी अर्थव्यवस्था को एक आम आदमी के माध्यम से एक्सप्लेन करना चाहूँगा 4 पंक्तियों में। तनख्वाह का कुछ रुपया राशन में गया, कुछ खर्च हुआ दवाई पर, थोड़ा बहुत लेन देन हुआ, बाकी खर्च हो गया बच्चों की पढ़ाई पर, मोहताज हो गया आम आदमी फिर से पाई पाई पर, मोहताज हो गया आम आदमी फिर से पाई पाई पर। समझ में नहीं आता कि क्या बोलूं देश की अर्थव्यवस्था पर। हमें सिर्फ फिगर्स नहीं देखने, हमें फैक्ट्स भी देखने होंगे। हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, लेकिन हमारे यहाँ 80 करोड़ से अधिक लोग अभी भी गरीबी की रेखा से नीचे हैं। पिछले सप्ताह भारत सरकार ने इनिशिएटिव लेते हुए 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने की सुविधा अगले 5 वर्ष के लिए बढ़ाई। बहुत बढ़िया किया, लेकिन इसका दूसरा पहलू देखें कि ये जाहिर करता है कि अभी तक 80 करोड़ लोग गरीबी से ऊपर नहीं आ पाए कि उनको मुफ्त राशन देना पड़ रहा है। हम ग्रोथ को जीडीपी से एक्सप्लेन करते हैं, जीडीपी का, लेकिन एक आम आदमी का क्या मतलब जाता है? गैस, डीजल, पेट्रोल, क्योंकि इसी से उसका घर चलता है और इन सब की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। हमने G20 का बहुत सफल आयोजन किया, ये गर्व की बात है। लेकिन जब हम दूसरी तरफ देखें, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम 121 देशों में से 111वें नंबर पर आते हैं। भारत सरकार का मिशन है कि आखिरी व्यक्ति तक विकास पहुंचना चाहिए, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा। कहा जाता है कि मानव शरीर 5 तत्वों से बना है, उसमें एक तत्व भी कम हो तो हम रोगी हो जाते हैं। ऐसे ही अर्थव्यवस्था जो भी मेरे हिसाब से 5 बुनियादी तत्वों से बनी है। सबसे पहले मैं दुकानदार भाई की बात करूंगा। हमारे देश में 10 करोड़ से ऊपर दुकानदार परिवार है, 10 करोड़ से ऊपर। उनके साथ साथ मैं एक सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करूंगा, जो हमारी 10 करोड़ से ऊपर महिलाएं, बहनें, माताएं सेल्फ ग्रुप चलाती हैं, 20 करोड़। दूसरी तरफ यहाँ हम जाएं, चांदनी चौक एशिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है और वहाँ पर 90% वस्तुएं चाइना की बनी हुई बिकी हैं। मुझे समझ नहीं आता कि मेक इन इंडिया में हम अभी तक क्यों पीछे हैं। सिंपल आंकड़े बताते हैं, भारत चाइना से 57.51 बिलियन का इंपोर्ट करता है और सिर्फ डॉलर 57 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट करता है और सिर्फ 9 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करता है। तो मुझे समझ नहीं आता ये हमारी कैसी आत्मनिर्भरता है। मल्टीनेशनल अमेज़न और दूसरी कंपनियों ने भारत में आके हमारे दुकानदार भाई, हमारे सेल्फ ग्रुप वालों का बुरी तरह से प्रॉब्लम में ला दिया है, क्योंकि यदि वो कोई भी सामान इनके थ्रू बेचते हैं तो 30% कमीशन हमें
अमेजोन को देना चाहता है, जो कि विदेशी कंपनियों के विदेशों में जाता है। हमारा दूसरा तत्व है किसान भाई हमारे। भारत सरकार डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम कर रही है और काफ़ी कुछ कर रही है, बट दूसरी तरफ अभी कल ही होम मिनिस्ट्री ने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े जारी किए और उसमें भारत में पिछले वर्ष 2022 में 1,70,00,000 सुसाइड हुए, जिसमें से 50 से 60 हज़ार किसान भाइयों के या हमारे मजदूर भाइयों के थे। वो ऐसा क्यों हो रहा है, वो ऐसे क्यों मजबूर हो रहे हैं? आउटस्टैंडिंग लोन्स, इन सब बातों की वजह से। और हर एग्रीकल्चर हाउस होल्ड पर 74 करोड़ रुपये, 74,000 रुपये का आउटस्टैंडिंग लोन है। तो मुझे लगता है ये एक चिंता का विषय है। हमारा तीसरा तत्व है हमारे युवा। हम यंग युवा, हमारे यहाँ यूथ है। डेमोग्राफिक डिविडेंड लग रहा है कहीं हमें डेमोग्रेटिक डिसास्टर ना बन जाए। उनके लिए हम रोजगार के उतने अवसर पूरे नहीं कर पा रहे। बेरोजगारी की सीमा बढ़ गई है, परसेंटेज बढ़ गई है, 8% हो गई है और हमारे युवाओं को गलत तरीके से इम्पैक्ट कर रही है। और साथ साथ इसके हमारे इंटेलिजेंट लोग बाहर विदेशों में जा रहे हैं। अब मैं चौथे तत्व पर आऊँगा, मजदूर वर्ग। देश की अर्थव्यवस्था का मूल है, क्योंकि कोई भी प्रोडक्शन, कंस्ट्रक्शन का काम हमारे मजदूर भाई ही करते हैं। 2019 में मनरेगा के लिए एक रिपोर्ट प्रस्तुत हुई जिसमें बताया गया कि 71% मजदूरों को कोई रिटर्न जॉब कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया। 54% मजदूर भाइयों को पेड लीव नहीं मिलती और ग्रामीण क्षेत्रों में 77% और शहरों में 80% मजदूर प्रतिदिन 8 घंटे से ज़्यादा काम करते हैं। और हमारा पांचवा तत्व आएगा एमएसएमई या हमारे छोटे उद्योग, कॉटेज इंडस्ट्री। भारत सरकार जॉब क्रिएशन की बात करती है, लेकिन हमारे कितने उद्योग बंद हुए? 19,000 से ऊपर एमएसएमई 2021 और से मार्च 2023 के बीच में बंद हुए हैं, जिससे तकरीबन 1.5 लाख लोग बेरोजगार हुए हैं। इन सब चीज़ों को मैं चाहूँगा मंत्री महोदय ध्यान दें। और कुछ मैं सजेशन देना चाहूँगा कि हमारा देश एक महादेश है, हम में क्षमता है, पोटेंशियल है कि हम सुपर पावर बन सकें। तो इसके लिए मैं उम्मीद करूँगा कि सबसे पहले हमारे किसान भाइयों के लिए हम थोड़ा सा ध्यान दें। कृषि को सोशल सर्विस ना बनाएं, उसको एक एंटरप्रेन्योरशिप के तौर पे उसको हम आत्मनिर्भरता भी किसानों में पैदा करें। और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा इसमें आएगा किसान भाइयों को के लिए एमएसपी गारंटी के लिए सरकार कानून बनाए और उनको प्रॉफिटेबल बनाए और उनको सस्टेनेबल बनाए। दूसरी हमारी शिक्षा व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं। एक ज़माने में हम सुपर पावर कहते थे, हमने तक्षशिला, नालंदा विश्वविद्यालय पूरी दुनिया को दिए, जबकि दुनिया में विश्वविद्यालय हुआ ही नहीं करते थे। लेकिन अब हमारा सिर्फ एजुकेशन पर खर्चा 2.8% है। तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इसको बढ़ाकर 5% किया जाए जीडीपी का। बाकी हमारे यहाँ इनइक्वालिटी है, उसमें यदि मैं चाहूँगा सरकार जो कैसे उसको डिवाइड कर सकती है अमीरों और गरीबों में, सो दैट जो सभी वर्ग को पूरा, जो देश की तरक्की का पूरा हिस्सा मिल सके। और अगली बात मैं चाहूँगा अपने दुकानदार भाइयों के लिए कि सरकार उनके लिए कानून लाए जिसमें सोशल सिक्योरिटी, वर्किंग कैपिटल और अन्य तरीके से हम उनकी सहायता दे सकें। मैं उम्मीद करूँगा कि मंत्री जी इस पर पूरा ध्यान देंगे। और मैं अपनी बात एक दो पंक्तियों से ख़त्म करना चाहूँगा कि सरकारी फाइलों में तो गांव का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े भ्रमित हैं, ये दावे किताबी हैं। बड़ी है दूरियां अब तक अमीर और गरीब में, किसी के कुत्ते पर रेशमी चादर, कोई बिन कपड़े बेहाल है। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल जी। माननीय श्री सुजीत कुमार जी, माननीय सुजीत कुमार जी।
Thank you, Deputy Chairman, sir. Sir, at the outset, I would like to congratulate our countrymen because recently we reached the $4 trillion economy benchmark for the first time. And sir, we have become, it's well known that we have become the third largest economy by purchasing power parity index and the fifth largest economy by market exchange rate. Sir, we have amply demonstrated to the world our inherent strength facing the twin challenges of the Russia-Ukraine conflict and also the COVID challenges. Sir, we are all set to achieve between 6.2 to 6.5, 6.8, we can debate on the numbers, but very healthy growth numbers in FY 23-24. Fastest growing economy, many speakers have already spoken about it. We are the fastest growing large economy in the world. And sir, we also are very likely to become a $5 trillion economy by 2027. And sir, if the dots are connected well, the economic dots are connected well, then we, by the end of the Amrit Kal, by the end of 2047, we will be a developed economy as well. Sir, now this is possible, sir, if, as I said, we connect all the economic dots properly. But in my view, sir, there are three things that the government needs to focus on to achieve these goals and the vision. Sir, first and foremost, fulfilling the aspirations of our citizens, particularly our youth and women, and I'll elaborate on it at length. Secondly, sir, boosting the MSMEs. Sir, today, Honorable Member Lakshmikant Bajpayee ji also during 0 hour spoke about the need to protect and support our MSMEs. And sir, I'll second him. I cannot agree with him anymore. Sir, we need to strongly boost our MSMEs and give impetus to our job creation and entrepreneurship. And third and foremost, sir, is the need to focus on education, innovation, and R&D. Sir, in her budget speech, Honorable Finance Minister also gave priorities to these three areas that I have just referred to. But, sir, I do find some lacuna, and I'll talk about it, sir. So let me go to the economic empowerment of our youth and our women. Sir, the Honorable Prime Minister spoke of 4 castes recently during one of the election speeches. He spoke of youth, women, farmers, and the youth. And the poor, sorry. Sir, let's come to the youth. We are the most youthful nation in the world. 2/3 of our population is under 35. Half of our population is under 25. When Honorable Member Ashok Mittal was speaking about the demographic dividend turning into demographic disaster, so that's a reality. That's a genuine concern that we have today. We need to take care of our youth, job creation, unless we want to see a demographic disaster. So talking of empowerment of women, sir, female worker population ratio is only 22%, which Honorable Member Chidambaram was talking about. Sir, I would like to refer to a model of women empowerment from my state of Odisha, sir, where 70 lakh women have been economically empowered over the years, and the self-help groups that they were part of are now becoming SMEs, small and medium enterprises. So this is a verifiable model of economic empowerment for women, which I think can really help us to achieve our economic goals. Thirdly, sir, doubling farmers' income. Sir, the government had spoken about doubling farmers' income by 2022. It has not happened. Sir, in Odisha, we have already doubled farmers' income a couple of years ago. In fact, we have received the Krishi Karman Award many times by Government of India, which showcases the importance and impetus that we have given to farmers. And sir, talking of inclusive growth, sir, there was a wide gap between the per capita income, national per capita income, and the state's per capita income in the year 2020-21. Today, sir, that has been drastically gapped. The gap has been drastically bridged. And today, sir, we are almost at par with the national per capita income. And sir, I'll give you statistics. Sir, the development expenditure of Odisha has increased more than 20 times over the last 20 years. Sir, more than 20 times over 2 decades. This is a huge, humongous spend on development expenditure, which is shown in all our indicators and parameters. Sir, I'll come to the focus on education, innovation, R&D. Sir, way back in the 60s, Kothari Commission had recommended that we spend 6% of our GDP on education. We are nowhere close, sir, today. Sir, I will compliment the government of the day, and particularly Honorable Education Minister, that in this year's budget, the budget estimate of education is 1,13,000 crore roughly, which is 13% increase over the revised estimate of 22-23. Definitely, sir, this is the highest
increase in outlay in expenditure over the RE of the previous year. But, sir, it's still not enough. It's only 2.8% of the budget, of our union budget. In contrast, sir, in Odisha, 30,000 crore has been earmarked for the budget, for education in this year's budget, which is 12.3% of the total budget outlay of the state. 12.3% of the total budget outlay of the state is for education, sir. Sir, I think inspiration can be drawn by union government from Odisha on this. Sir, I'm extremely passionate about education, but I was sorry and sad to note that in her budget speech, the Honorable Finance Minister spoke about 7 priorities, what she called Saptarishis. But education was not one of the priorities or Saptarishis. And we all know, sir, the foundation of any nation is education. No nation can progress economically, socially, or otherwise without focusing on education. So this is why I urge again the government to focus on education. Sir, I'll come to PM Poshan. Sir, Honorable Member Chidambaram ji spoke about, sir, child malnutrition. He gave some numbers, 16% undernourished, 35% stunted. These are numbers. Sir, again, I'm sad to note that the budget estimate for 23-24 for PM Poshan is 9% less than the RE, the revised estimate of 22-23. Sir, this will definitely reflect in poor learning outcomes and educational outcomes. Sir, I'll come to, sir, R&D. Sir, Honorable PM has often spoken about India becoming a $1 trillion digital economy, which will be roughly 20% of our economy when we become a $5 trillion economy. But, sir, tell me, sir, which nation can become a digital economy without focusing on R&D? And today we spend only 0.7% of our GDP on R&D. Comparable numbers, sir, Israel 4.9, US 4.5, sorry, US 3, South Korea 4.5, China roughly 2, we are only at 0.7. Sir, I compliment the government. I laud them because they brought in the Anusandhan National Research Foundation bill. And Prime Minister has often spoken about Jai Jawan, Jai Kisan, Jai Vigyan, Jai Anusandhan. But, sir, we need to really focus on Anusandhan or research if we want to become a developed economy in the next couple of decades, at least. And, sir, finally, sir, I'll come to the focus on MSMEs. Sir, we are growing, no doubt, but it is not a job-led growth. Sir, I'm afraid that is becoming a job-less growth. Sir, that is because, sir, our focus on MSMEs is not to the extent what it should be. Sir, today MSMEs are crying for capital. They do not have access to capital. Sir, there are statistics, sir, that if the loan amount is less than 1 crore, then the default is roughly 1%. But if the loan amount is more than 100 crore, then the default is over 40%, sir. So who takes loans over 100 crores? It's the large enterprises. But the MSMEs take loan less than 1 crore and their default rate is less than 1%. But still, sir, we have not done justice to our MSMEs by giving them access to capital, by giving them access to technology. So, sir, I'll again urge the government, sir, MSMEs are the job creators of our country. They create wealth for the nation. They contribute 30% to our GDP. Sir, they roughly create 123 million jobs. Sir, that is roughly 12 crore jobs. Still, we are neglecting our MSMEs. Sir, if we have to really focus on the economy, then we need to focus on the MSMEs because, sir, and sir, finally, sir, since you have, sir, since my time is over, sir, I'll just conclude by saying that, sir, India, that is Bharat, is a union of states. So if we have to grow socially and economically, then we need to take the states along. And this is why, sir, my Honorable Chief Minister, Sri Naveen Patnaik, has always believed in the philosophy of cooperative federalism. Sir, for him, empowering the 4.5 crore Odias socially and economically has been his highest duty. And this is why, sir, he has been appealing in various forums through the parliament and otherwise that, sir, we need support from the government of India to better our tele density, to better our railway density, to have, sir, more funds which we are Please conclude. Please conclude. Sir, I'm concluding, sir. So this is what. Sir, the Honorable PM has spoken about Purvodaya, which is the rise of the East. Sir, how can we have Purvodaya unless, sir, states like Odisha are supported economically by Government of India by, sir, giving us the funds that are due to us, by, sir, giving us the tele-density, the highways, the banking facilities that we, sir, badly need. Thank you. Manni Sri V. Vijay Sai Reddy ji. Deputy Chairman, sir, thank you very much. And I also thank my party president and Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Y.S. Jagan Mohan Reddy Garu, for giving me an opportunity
to speak on this particular subject, sir. Sir, for the last 10 years, India has been on the brink of massive economic transformation, which the opposition is not in a position to realize. Sir, for the last 10 years, again, we have grown from being 10th highest GDP to 5th highest GDP in the world, which my colleague, Honorable former Finance Minister Chidambaram couldn't realize it. Sir, in the next 5 years, under the leadership of Modi ji, we are poised to become third largest economy in the world, crossing 5 trillion mark. Please, माननीय जयराम जी बैठ कर बात नहीं, please, you speak to the chair. Sir, Deputy Chairman, sir, India continues to retain its fast-growing economy status even in the face of global economic slowdown. And we have faced the COVID situation. Even during COVID situation, there is no economic stride, and it continues to grow in the economy. Sir, last year, our GDP growth stood at massive 7.2%, which was twice the average of emerging market economies. And our Honorable former Finance Minister extensively spoke about the GDP. And he was all along talking negative about the GDP, and he couldn't realize that there is a growth. And currently, we have surpassed the market expectations and registered a 7.6% growth during second quarter of this current 2023-24. Sir, and coming to the tax collections, which the opposition has to realize the importance. There is a significant growth in the tax collections that has become the norm, and this has fueled the economic growth, sir. Sir, within 10 years, the direct tax collections have increased by 160%, and from 6.4 lakh crore in 2013-14 to 16.6 lakh crore in financial year 2022-23. Sir, this year, this 6 months from April to September, tax collections increased by 18%. Sir, till now, the GST collections, now up to this direct taxes and then indirect taxes, till now, GST collections for this financial year stands at 13.3 lakh crore, averaging 1.66 lakh crore monthly. This is whopping 12% hike over the last year. The increase in tax collections without substantial tax hikes goes to show that the government efficiency in improving our tax compliance and expanding the tax base. Sir, even there is no applaud from the treasury benches. Opposition, I am very sure they will not applaud. Sir, coming to the digital payments. Please. India continues to dominate the digital payment landscape. Sir, we recorded 89 million digital transactions in 2022, which is more than 4 leading countries combined together. Sir, this accounted almost half of the global real-time payments. And sir, and I also should, up to this, it's all positive points, sir. From now, I have to tell the negative points also, and at least to satisfy my friend Jairam Ramesh. Sir, we must not be complacent with our achievements. And sir, many issues continue to hinder the India's economic growth, sir. Sir, the first I would like to point out among the negatives is depreciating rupee, which is very, very alarming. Sir, rupee was worst performing Asian currency in 2022. Sir, for the first time ever, the value of rupee crossed 80 against the dollar. Currently, it stands at 83.4, which is very, very alarming. Sir, it is successively, the rupee is depreciating year after year, from minus 8.5% in 2018 and minus 10% in 2022. Sir, depreciation of rupee has got a significant impact on the overall development of the country, sir. Sir, depreciation of rupee has a direct impact on the manufacturing sector,
since India is a net importer of raw materials and fuel. These two are very important because we completely depend on the fuel imports, sir. Manufacturing growth has already started showing the signs of stress and has slowed significantly this fiscal year. Sir, as per RBI, every 5% fall in the value of a rupee, inflation increases by 15%, 15 basis points, that is 0.15%. Sir, foreign investors, this has another effect of depreciating the rupee, sir. Foreign investors have pulled out 18 billion from Indian markets, more than 12 billion sell-off during 2008 global recessions. Sir, the next issue which I would like to bring to your kind notice is the reality remains that top 10% of the Indian population holds more than 60% of the country's wealth, while the bottom 15% of the population has only 6% of the wealth, sir. Even though the per capita income has more than doubled, that is 1.97 lakh since 2014, India ranks 142nd among 197 countries in terms of per capita income. The last point, sir, which I would like to bring to your notice is widening widening trade deficit, which is again alarming. Sir, India's overall trade deficit reached 122 billion in financial year 2022-23 compared to $82 billion in the previous year. So the government data indicates that India's trade deficit hit a record high in the month of October, and more alarming is, all the more concerning is India's widening trade deficit with China, and historical high of 83 billion in 2022, and is expected to cross 100 billion mark in 2023 only towards China, sir, from China. Sir, in conclusion, we cannot afford to be complacent, and we should take the necessary steps. I request the Honorable Finance Minister, though there are positive aspects, there are also negative aspects in this economic growth. So I request the Honorable Finance Minister to address all these issues and make the economy more strengthened. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you, माननीय वी विजय साई रेड्डी जी। माननीय प्रोफेसर मनोज कुमार झा जी। माननीय उपसभापति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, आज सुबह जब पता चला कि इकोनॉमिक सिचुएशन इन द कंट्री पर शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन है, तो मुझे कभी नहीं लगा था कि हमारी पूरी बातचीत टैक्सेशन, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स और वगैरह वगैरह की चीज़ों में रहेगी। अर्थव्यवस्था का वो एक चेहरा हो सकता है, लेकिन एक जनप्रतिनिधि जो राज्यसभा और लोकसभा में बैठे हुए हैं, उनके लिए आर्थिक परिस्थिति पे जब हम बात करते हैं ना, तो सर सबसे पहले गरीब की थाली नजर आती है। गरीब की, आप फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कुछ भी रख लो, लेकिन अगर गरीब की थाली में ऊपर परिलक्षित नहीं हो रहा है, तो फाइल भी किताबी है और गांव भी किताबी। मैं सिर्फ, और हाँ, बहुत बढ़िया कहा जावड़ेकर साहब ने कहा 80 करोड़ लोगों को, हालांकि मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा कि मुफ्त कुछ नहीं होता है सर। मैं कई बार सदन में बोल चुका हूं, अगर 80 करोड़ लोगों को आपको अनाज देना पड़ रहा है, तो मुझको अर्थव्यवस्था पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है कि आर्थिक परिस्थिति क्या है, कितनी समावेशी है, वगैरह वगैरह। सर, माननीय उपसभापति जी, सुधांशु जी जब बोल रहे थे, तालियां बज रही थी सत्ता पक्ष से, बजती भी हैं। अब विजय साई रेड्डी जी को कष्ट हुआ तो उन्होंने कह भी दिया कि ताली क्यों नहीं बजा रहे हो। तो जब सुधांशु जी ताली बजा रहे के वक्तव्य पे ताली बज रही थी, तो मुझे लगा कि गांव शहरों के बेरोजगार पर यह ताली कितनी भारी पड़ रही होगी। प्रधानमंत्री जी 14 में जब पहली बार चुने गए, तो वो मंदिर मस्जिद की साइज के लिए नहीं चुने गए थे। 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरियां उनका वादा था। 2 दहाई 20 करोड़। एक श्वेत पत्र तो बनता है कि हम कहां हैं। सर, माननीय उपसभापति महोदय, मैं कुछ चीजें आपके मध्य, क्या ऐसा तो नहीं है कि हम मानव विहीन और मानवीयता विहीन ग्रोथ स्टोरी के पक्ष में भजन गा रहे हैं?
करतल ध्वनि कर रहे हैं। सर कोई भी वैसा ग्रोथ जो फेसलेस हो, जॉबलेस हो, उस ग्रोथ से देश की हकीकत नहीं बदलती है। सर बड़ी बड़ी बात लोग कर रहे थे। अभी पिछले महीने ये खूबसूरत किताब आई है, वेल रिसर्च्ड। आधी किताब में सर रेफरेंस है, ये है अनइक्वल। सर हम किन देशों से पीछे हो गए हैं पता है? छोड़िए अमेरिका यूरोप की बात, बांग्लादेश और नेपाल इनकम इनइक्वालिटी को एड्रेस करते हुए मानवीय सूचकांक में हमको पीछे छोड़ चुका है। ये है सर दस्तावेज, ये अनइक्वल स्वाति नारायण की। बीते दिनों बिहार में एक जातिगत सर्वेक्षण हुआ। मैं चाहूंगा तमाम हमारे भाजपा के मित्र, उनको ना उससे मतलब ना हो, उसके प्रति विरोध हो, लेकिन एक बार उस दस्तावेज को पढ़िए, क्योंकि उन आंकड़ों में नंबर के बाद आर्थिक सामाजिक परिवेश भी जाहिर हुआ है। और तब प्रधानमंत्री जी, पुनः ले जाऊंगा 14 में, बिहार गए थे। बिहार को स्पेशल स्टेटस की बात वो करके आए थे, हाजीपुर, दरभंगा, पटना। सर बिहार को आपकी जरूरत है माननीय सत्ता पक्ष। बिहार के पास रेवेन्यू के साधन कमतर हैं। बिहार को लेबर सप्लाई स्टेट के नजरिए से मत देखिए, बिहार को स्पेशल स्टेटस दीजिए। क्योंकि अगर आप इस किताब का विश्लेषण करें, सरकार के आंकड़ों का विश्लेषण करें, तो आपको साफ दिखेगा कि बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश देश के बाकी राज्यों से पिछड़ रहा है। उसके अलावा दूसरा पहलू कहता हूं माननीय उपसभापति महोदय, इस किताब में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को धृत किया गया है, नॉर्थ साउथ डिवाइड के संदर्भ में भी। और ये पुरानी बात है सर, एफडीआई को ही देखिए कि नॉर्थ में कितना, साउथ में कितना, तो ये फर्क आपको साफ नजर आ जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि बिहार को नए नजरिए से देखिए। जो शुरुआत वहां के मुख्यमंत्री नीतीश जी, तेजस्वी जी ने की, आप हैंड होल्डिंग करिए और स्पेशल स्टेटस दीजिए। दूसरी चीज सर, अगर मनरेगा में रूरल डिमांड बढ़ रहा है तो रूरल डिस्ट्रेस को एक्नॉलेज करिए। उसको एक्नॉलेज किए बगैर बात नहीं बनेगी। उसको डिनाइल से अब कुछ हासिल नहीं कर पाए। पॉवर्टी इंडेक्स पर आपने कई वर्षों से काम नहीं किया। आप आंकड़ों के बारे में तो सरकार का दृष्टिकोण है कि विश्व के टिम्बकटू में अगर एक आंकड़ा पक्ष का कोई बोल दो तो उसको प्रदर्शनी लगा देंगे। अगर कोई आंकड़ा सरकार को असहज करता है तो कहेंगे हम तो इसको मानते ही नहीं है, इनकी तो मेथोडोलॉजी खराब है। साहब नहीं, ये डिफरेंशियल दृष्टिकोण मत रखिए। हंगर इंडेक्स पे खुल के कहिए हम मीट नहीं कर पाए हैं। ये सत्ता पक्ष और विपक्ष का मामला नहीं है, ये मामला है हमारे कलेक्टिव फेलियर का। हमें एड्रेस करना होगा। आपको असल में लग गया सर, बस 1 मिनट लूंगा माफी के साथ। सर आपको असल में लगता है कि आप इनकम इनइक्वालिटी की बात ना करें, पॉवर्टी रिडक्शन की बात ना करें, अनएम्प्लॉयमेंट एड्रेसिंग की बात ना करें, चुनाव आप फिर भी जीत जा रहे हैं। मैं मानता हूं आपने वो तिलिस्म विकसित कर लिया है कि समस्याओं को एड्रेस किए बगैर भी चुनाव कैसे जीते जा सकते हैं। लेकिन जिन बोतल से निकला ये जिन देश पर बहुत भारी पड़ने जा रहा है। वेल्थ टैक्स को लेकर के, इनकम इनइक्वालिटी को लेकर मैंने कहा, वेल्थ टैक्स 16 में आपने अबॉलिश कर दिया। किसानों के बारे में सर मैं कहता हूं, आप कहते हैं शेयर बाजार उछल रहा है, बड़ी तारीफ होती है। सर शेयर बाजार उछले और एक किसान आत्महत्या कर ले, एक युवा बेरोजगार आत्महत्या कर ले, तो आप किस चीज को कहेंगे सर? और कुछ नहीं कहना चाहता। हाशिए के समूहों में पॉवर्टी की जो परिस्थिति है, आप बिहार का डेटा देखिए। आखिरी सर, एक सुधांशु जी बड़ी अच्छी चीजें बता गए, हमें तो लगा कि हम तो बेकार परेशानी है गरीबी से, भुखमरी से। 30 सेकंड सर। तो मैं आपके माध्यम से अपने मित्रवर्ग को कहता हूं, जब कश्ती साबितो सालिम थी, साहिल की तमन्ना किसको थी? अब ऐसी शिकस्ता कश्ती पे साहिल की तमन्ना कौन करे? जय हिंद सर। थैंक यू, धन्यवाद प्रोफेसर मनोज कुमार झा जी। माननीय श्री एलामारम करीम जी। Thank you, sir. The real state of our economy concerning around the people will be clearly understood by the latest RBI report, which says the household's financial assets, including bank deposits and cash equity investment, fell down sharply to 5.1% of the GDP in the fiscal year ended in the March 2023. See, on the other hand, the household debt
increased 5.8% of the GDP in the financial year 2023, which is the second highest annual increase since independence. Recent RBI data also reveals that bank, financial institution credit to institutions bar business marked a decline, while personal loan portfolio has increased in volume in the current quarter, which clearly signals further slowing down of the economy along with the rise in the people's indebtedness and resultant distress. Sir, in addition to these technical issues, there are broader concerns about the overall economic direction of the country. Tax concession and incentives are given to the rich corporates, are widening the gap between the two Indias, the rich and the poor. Real income of the top 1%, the cronies of Modi government, rose by 30% from 7.9 lakh crores in 2019 to 10.2 lakh crores in 2022. While the real income of the lowest 25%, who are shouting slogans for you, by the 11% from rupees 3.8 lakh crores to 3.4 lakh crores. Sir, a relentless propaganda continues to boost the Indian economy's resurgence. The recent G20 summit was used to project India as an emerging economic powerhouse in the world. But the truth is that India has the lowest per capita GDP among the G20 countries. That was hidden. Ranks the lowest in terms of human development indices and records the lowest labor force participation rate, Chidambaram told you, reflecting the very high level of unemployment. The continued decline in the people's purchasing power is impeding the economic growth as this leading declining levels of domestic demand. This in turn leads to declining levels of investments. This means potentially further declining levels of employment guarantee. New proposals for investment in the economy have rapidly declined. Over the last year, 72.5% in government sector and 79% in private investments. Sir, massive propaganda bliss is launched over the grand success of Make in India. That was the slogan from 2014. Its target for manufacturing sector growth over this decade was 12.14%. The reality is that since 2013-14, this averaged only 5.9% per annum. The tall claim, where it has gone? The share of the manufacturing GDP was targeted to reach 25%. This, however, remained stagnant at around 16.4%. But when 2011 and 11-12 and 21-22, jobs in manufacturing sector declined from 12.6% to 11.6%. I am concluding, sir. Deepening rural distress is reflected in the demand for jobs under MNREGS. Last year, this grew by 15.3%, and compared to 2019-20, this grew by 29.4%. But unluckily, the allocation for MNREGS drastically cut down in the last budget. Fresh evidence that have emerged about the Adani Group manipulation, that is also a part of this economic policy. Manipulation of stock prices of its companies calls for a serious probe. The final Financial Times and Guardian already have time based is on over. inputs from the organized crime and Elaram corruption. Karim 1 ji, minute. your time is over already. A report project revealed Please how conclude. to close associates of such companies Conclude, please. I am and buy calling. millions of dollars of shares in Adani Thank you. companies. Thank Sir, you. these are the affairs of the Indian economy. The tall claim has no truth. I conclude with Thank this. you. माननीय श्री अनिल प्रसाद हेगड़े जी.
Thank you, Deputy Chairman, sir. When we are crossing a river in a boat, if there is a hole in the boat and the water starts trickling in, taking a mug or a tumbler and pouring the water out of the boat is not the solution, sir. Plugging the hole needs to be the solution. सर, देश में बेरोजगारी, महंगाई, भूखमरी के बारे में आंकड़ा बहुत सारे हैं. Important thing is plugging the hole, sir. I want to give you two, three examples. Most of my life, I was opposing the Congress policies, being in the Janata Party, Janata Dal Parivar, and later being part of the NDA. But I want to point out to you, sir, in 1985, the then government of Rajiv Gandhi had launched the oil seed technology mission, because of which by 1993-94, we were almost self-sufficient in edible oil. Subsequently, governments started reducing import tariffs, as a result of which cheap edible oil started flooding the Indian market, and India became dependent on import of edible oil, sir. Sir, this has become a pretext for the government to give permission to genetically modified mustard. Sir, giving permission to GM crops is not plugging the hole, sir. सर, इसी सदन में कल 6 दिसंबर है. 6 दिसंबर 2012 को तत्कालीन लीडर ऑफ द अपोजिशन मल्टी ब्रांड रिटेल के डिबेट के संदर्भ में उन्होंने कहा था कि पड़ोसी देश से चीप गुड्स भारत आने के बारे में उन्होंने कहा था, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रिफॉर्म्स के बारे में भी उन्होंने कहा था. अभी यहाँ पर साथी अशोक मित्तल और कन्नीमोली जी भी चाइना के बारे में जिक्र कर रहे थे. माई इन्फॉर्मेशन, सर, is that millions of people, including Falun Dafa practitioners, Uyghur Muslims in Xinjiang, are subjected to forced labor in Chinese prisons. And because of the violation of human rights, labor laws, and environmental laws, our neighbor is able to manufacture cheap goods, which makes us less competitive. Illegal organ trade of innocent prisoners like Falun Dafa, Uyghur Muslims are flourishing business there. So long as we do not plug the hole by starting a campaign to stop human rights violation, labor law violation, environmental law violation inside China, I feel it is difficult for India's manufacturing sector to improve. Sir, finally, देश में जातियां हार्ड रियलिटी है. सर, देश में कई सारे पिछड़ी जातियों को आरक्षण के बावजूद विकास का फायदा पहुंचा नहीं है. इसलिए नीतीश कुमार का नेतृत्व का मेरा पार्टी के सरकार बिहार में कास्ट बेस्ड सेंसस लागू किया है. जब तक देश में कास्ट बेस्ड सेंसस नहीं करते हैं, तब तक सरकार का बनाया हुआ पॉलिसीज का फायदा कई सारे जातियों को नहीं पहुंचेगी. सर, hence, by ordering a caste-based census, we need to plug the hole. And finally, sir, I also request the government to give special status to Bihar. Thank you. Thank you. धन्यवाद माननीय अनिल हेगड़े जी. माननीय अब्दुल वहाब जी. माननीय अब्दुल वहाब जी. Yes, sir. Thank you very much. 3 minutes, for giving sir. the occasion to talk. Mr. Chidambaram, from Chidambaram to all opposition parties, were telling about the gravity of our Indian economy, how it is going on. No doubt, as our comrades tells, this our GDP is grown to the level which we never expected. Ultimately, the GDP per person, where it is, that was the only question I want to ask to the government of India. There are a lot of abhayans. Prime Minister ka naam mein, this name, that name, and removed all the other name. But ultimately, it is getting to the really needy people. I am working mainly on tribal areas. There, a lot of projects are there,
lot of money also there. But it is not coming down because of a lot of hurdles. In the same way, Indian economy, everybody is saying that, okay, we are this level, that level, but our Vijay Reddy, lately he came to the point. Before he has to. It is compulsion, not because of his intention. Compulsion, they have to have this stand. Almost all parties, everybody is threatened. But what our government is saying, okay, semi-final over. All the 10 matches you see this one, Indian matches against the World Cup, everything we gave with, but at last what happened in Ahmedabad Modi Stadium? He was there with the blue jackets, our Prime Minister. We are also behind him. What happened? That is what going to happen in 2024. This not be a hat-trick. Unless and until, maybe they can win, unless and until, they have to see the real problem. Not this $1 trillion. It is coming to, most of the money is coming to me also, just like me people, little, 1 or 5%, including that one maybe. But it is not going to the real people. That 80 crores. Our Manoj was telling clearly. So please spend some money or get some money from wherever it is and pump in Manrega or whatever it is, which is helping people, real people, not the big corporates. I know when I am starting, if I am telling Adani, you will put the bill. Stop. Everybody is telling about Adani or other, then it is, time is over. I hope, I don't know. Now, just... Yes, your time is over. 3 minutes already. Okay. That is the thing. 3 minutes. When we are telling about the real point, it will be coming. Anyway, everybody, you are giving 1 minute. Give me that 1 minute, just a minute only. Please, because my request conclude. Whatever our comrades say, this much crores and all, our Tamil Nadu people asking 5,000 crores only because of flood, that situation. But Kerala government, the dues in different areas is more than 5,000 crores. Release something, some little thing. That is where my request. Thank you very much. Thank you, Abdullah. And for the great performance of Thank you, Manni Sri Sushil Kumar Modi ji. 20 मिनट समय है आपके पास। माननीय उपसभापति महोदय, देश की आर्थिक स्थिति पर बोलने के लिए मैं पार्टी की ओर से खड़ा हुआ हूं। महोदय अभी चिदम्बरम साहब भाषण कर रहे थे, वो बार बार कह रहे थे कि ग्रोथ इज नॉट रिफ्लेक्टेड ऑन द ग्राउंड, इज नॉट सीन ऑन द ग्राउंड। मुझे पता नहीं किस ग्राउंड की बात कर रहे हैं वो। अभी अभी 3 राज्यों में चुनाव हुआ तो ग्रोथ अगर वहाँ जमीन पर दिखाई नहीं पड़ता तो फिर जीते कैसे, फिर परिणाम हमारे पक्ष में कैसे आया। तो ग्रोथ देखने के लिए भी चश्मा चाहिए। अगर टीन का चश्मा लगा लेंगे तो कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा, अगर पार्टी के चश्मे से देखेंगे तो कुछ भी ग्रोथ दिखाई नहीं पड़ेगा। और सती महोदय, ये जो दूसरी तिमाही है 23-24 की दूसरी तिमाही, आरबीआई से लेकर देश के तमाम जो अर्थशास्त्री थे उनका आकलन फेल कर गया। यहाँ तक कि आरबीआई ने भी कहा कि 6.5% ग्रोथ होगा और हुआ कितना, 7.6% ग्रोथ दूसरी तिमाही के अंदर इस देश के अंदर हुआ है। और मैं सदन को बताना चाहूँगा, ये जो 23-24 की दूसरी तिमाही है उसमें यूके का ग्रोथ कितना है, 0.6%, चाइना का ग्रोथ 4.9, अमेरिका का 5.2, रशिया का 5.5 और भारत का ग्रोथ है 7.6। और इसलिए आज भारत दुनिया में सबसे तेज गति से विकसित होने वाला विकास दर वाला देश है। सभापति महोदय, महंगाई पर बार बार चर्चा हो रही है। अगर लोग इतने ही दुखी होते, इतने ही नाराज होते, तो फिर मैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ की बात करना चाहूँगा। और इस देश में कितने प्रदर्शन हुए,
सभापति महोदय, दुनिया के 50 देशों में लाखों लोग सड़कों पर आ गए पेट्रोल डीजल की महंगाई, खाने पीने की चीज़ों की महंगाई के विरोध में। लेकिन भारत में 10,000 लोग भी कहीं सड़कों पर नहीं आए। क्यों नहीं आए? महंगाई है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन कारकों की महंगाई नहीं है, लेकिन लोगों को मालूम है कि महंगाई का कारण नरेंद्र मोदी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी नहीं है, केंद्र की सरकार नहीं है, कोविड कारण है, रूस यूक्रेन युद्ध कारण है, और दुनिया के तमाम देश महंगाई का मुकाबला कर रहे हैं। और सभापति महोदय, 4 चीज़ों के अंदर सबसे ज़्यादा महंगाई का असर दिखाई पड़ता है। पहला पेट्रोलियम पदार्थ, दूसरा एडिबल ऑयल खाद्य तेल, तीसरा फर्टिलाइज़र और चौथा दाल। सभापति महोदय, इन चारों में से कोई भी चीज़ हम भारत में पैदा नहीं करते हैं पूरे तौर पर। पेट्रोलियम पदार्थ 85% इंपोर्ट करते हैं। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत बढ़ेगी तो भारत में बढ़ने से हम कैसे रोक पाएंगे? एडिबल ऑयल, दुनिया के बाकी देश से ये खाद्य तेल नहीं खाते, केवल भारत के लोग खाते हैं, और 60% एडिबल ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं। फर्टिलाइज़र, 60% फर्टिलाइज़र का रॉ मटेरियल हम इंपोर्ट करते हैं। दाल, अमेरिका के लोग दाल नहीं खाते हैं, फ्रांस और जर्मनी के लोग दाल नहीं खाते, दाल खाता है भारत, और पैदा करता है म्यांमार, और दाल भी हमको और आयात करना पड़ता है। क्योंकि पौधे में सबसे पहले पेट्रोलियम डीजल के बारे में इस सदन को बताना चाहूँगा कि श्रीलंका में पिछले 2 वर्षों में सितंबर 21 से लेकर सितंबर 23 का आंकड़ा मेरे पास है, पेट्रोलियम के दामों में कितनी वृद्धि हुई? 61%। पाकिस्तान में कितनी वृद्धि हुई? 60.68%। छोड़ दीजिए पाकिस्तान बांग्लादेश की बात, अमेरिका में कितनी वृद्धि हुई पेट्रोल के दामों में? 46.31%। जर्मनी में 19.41, फ्रांस में 26.47, स्पेन में 24.92, इटली में 24.27। इंग्लैंड के अंदर पेट्रोल के दामों में 2 साल में 15% की वृद्धि हुई। और सदन को शायद ज्ञात नहीं होगा कि भारत में पिछले 2 वर्षों के अंदर पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी नहीं हुई, बल्कि 4.56% की घटोतरी हुई है, यानी निगेटिव ग्रोथ हुआ है। यानी जहां सितंबर में 101 रुपया 34 पैसा पेट्रोल का दाम था, वहाँ 2023 में घटकर 96.72 हो गया। और सभापति महोदय, उसी प्रकार डीजल, श्रीलंका में 115% और की वृद्धि हुई है डीजल के दामों में, पाकिस्तान में 67, फिर अमेरिका 48.68, जर्मनी 31.46, स्पेन, इटली, यूके में उस आंकड़ों में नहीं जाऊंगा। और भारत में डीजल के दाम में 2 वर्षों में कितनी वृद्धि हुई? केवल 0.96%, यानी केवल 1% की वृद्धि हुई। और आप कहते हैं कि पेट्रोलियम पदार्थों का दाम बढ़ गया। और ये आंकड़े आप चाहे तो इन आंकड़ों को वेरीफाई कर लें। और सभापति महोदय, भारत सरकार ने 2 बार पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी को कम करने का काम किया, और कुल मिलाकर 2 बार में 13 रुपया पेट्रोल पर और 16 रुपया डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती की है। अब पिछले 2 वर्षों में पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई वृद्धि नहीं हुई। कोई बता दे कि पेट्रोल और डीजल के दाम में भारत के अंदर कोई वृद्धि हुई है क्या? और सभापति महोदय, यहाँ भी राजनीति हो रही है। बीजेपी शासित राज्यों ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी या वैट को घटाने का काम किया, लेकिन जो विपक्ष के राज्य थे उन्होंने घटाने के बजाय बढ़ाने का काम किया। और उसका भी मैं आंकड़ा देना चाहूँगा सभापति महोदय। अभी राजस्थान का चुनाव हुआ है, गांधीनगर में पेट्रोल 96 रुपया 63 पैसा, और जयपुर में पेट्रोल 108 रुपया 45 पैसा, यानी 12% ज़्यादा है गांधीनगर से जयपुर में पेट्रोल का दाम। गुवाहाटी में 98 रुपया गुवाहाटी में, और डायरेक्ट साहब के कोलकाता में पेट्रोल 106 रुपया 42 पैसा। तो अगर केंद्र के कारण का बढ़ा होता
तो आखिर कलकत्ते में 106 रुपया और गुवाहाटी में 98 रुपया क्यों है? लखनऊ में 96 रुपया और बेंगलोर में 101 रुपया, गोवा में 97 रुपया, रायपुर में 102 रुपया, भोपाल में 108 रुपया और अमरावती में 111 रुपया। मोदी महोदय, कांग्रेस शासित राज्यों ने पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई कटौती नहीं की और बीजेपी शासित राज्यों ने उसके दाम में कटौती की। और जब बात आती है एलपीजी की, तो सदन को ये मालूम है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एलपीजी के दामों में और जो उज्ज्वला योजना के तहत जो सिलेंडर मिलता था उसमें कुल मिलाकर 300 रुपये की राहत दी है और सामान्य कंज्यूमर को 200 रुपये की राहत दी है। इससे पेट्रोलियम कंपनियों को 28,000 करोड़ का नुकसान हुआ, 28,000 करोड़ का, और भारत सरकार ने 22,000 करोड़ रुपया उनको पिछले साल देकर उसकी क्षतिपूर्ति करने का काम किया है। सती महोदय, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। पेट्रोल में ब्लेंडिंग, ये जो इथेनॉल की ब्लेंडिंग हो रही है, ये जब 14 में नरेंद्र मोदी जी आए इस समय 1.53% पेट्रोल में ब्लेंडिंग होती थी। आज कितनी ब्लेंडिंग हो रही है? 12%। और इससे देश को कितना फायदा हुआ? विदेशी मुद्रा 73,000 करोड़, डायरेक्ट साहब 70,000, द कंट्री हैज सेव्ड 73,000 करोड़ एज अ फॉरेन एक्सचेंज सेविंग। कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन 402 लाख मैट्रिक टन एमिशन कम हुआ। अमाउंट पेड टू द डिस्टिलरीज 1,26,000 करोड़ और फार्मर्स को कितना मिला? 76,000 करोड़ रुपया और किसानों को मिला है। सती महोदय, ये है नरेंद्र मोदी की सरकार। और सती महोदय, आप कहते हैं कि आप बार बार कहते हैं कि उसी प्रकार फर्टिलाइजर, सती महोदय, फर्टिलाइजर भारत सरकार ने अगले 3 साल के लिए 3,70,000 करोड़ की सब्सिडी का अपने बजट में और प्रोविज़न किया, 3,70,000 करोड़। और मैं सदन को बताना चाहूँगा कि जो फर्टिलाइज़र का जो रॉ मटेरियल है और फर्टिलाइज़र ये बाहर से आता, भारत के अंदर केवल 40% तैयार होता है, बाकी बाहर से आता है। और मैं सदन को बताना चाहूँगा कि यूरिया के दाम, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यूरिया का दाम है 2,450 और किसानों को कितने में मिलता है? 266 रुपये में किसानों को मिलता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्रोवाइडिंग अ सब्सिडी ऑफ 2,183 पर बैग टू द फार्मर्स इन दिस कंट्री। डीएपी में सब्सिडी कितनी मिल रही है? 2,501 रुपया। एनपीके में सब्सिडी कितनी? 1,918। और आपने सारे कारखाने बंद कर दिया। गोरखपुर का खाद का कारखाना नरेंद्र मोदी जी ने चालू किया, बरौनी का खाद का कारखाना हमारी सरकार ने चालू किया। और सती महोदय, अभी कह रहे थे कि करोड़पति बन गए। ये बात ठीक है कि हमारे करोड़पति बनना कोई गुनाह नहीं है, चोरी करके कोई करोड़पति न बने। और ठीक है डायरेक्ट साहब, in 1617 there were only 68,263 crorepati in this country. Now the figure has gone to 1,69,000. तो जो टैक्स पेयर है, जो 1 करोड़ से ज़्यादा जिनकी अर्निंग है, जो टैक्स देते हैं, उनकी संख्या 68,000 से बढ़कर 1,69,000 हो गई। ये तो खुशी होना चाहिए कि आप दुखी है कि करोड़पति क्यों हो गए। तो सब लोग कंगाल बना दीजिए, सब लोग कंगाल हो जाएं। लेकिन दूसरी ओर मैं ये भी सदन को बताना चाहूँगा, ये नरेंद्र मोदी जिनके कारण 13 करोड़ 50 लाख लोग गरीबी की जंजीर से मुक्त हो गए। पिछले उनके पहले कार्यकाल में, दीदी थोड़ा 1 मिनट, उनके पहले कार्यकाल में 13.5 करोड़ लोग गरीबी की जंजीर से मुक्त हो गए और मिडिल क्लास में शामिल हो गए। सती महोदय, 15-16 में इस देश में 24.85% गरीब थे और 19 और 21 में घटकर कितना हो गया? 15%। तो आखिर गरीब कहाँ चले? गरीब देव इंटर ये मिडिल क्लास। सती महोदय, और यूएनडीपी की रिपोर्ट, यूनाइटेड नेशंस
डेवलपमेंट प्रोग्राम की रिपोर्ट है कि 2005-6 में 64.5 करोड़ गरीब थे इस देश के अंदर, 64.5 करोड़, और 2021 में घटकर हो गए 23 करोड़। 15 साल में इस देश के अंदर 41 करोड़ लोग गरीबी से मुक्त हो गए और वो मिडिल क्लास में प्रवेश कर गए। तो सती महोदय, एक और हमने जहाँ गरीबों का ख्याल रखा, वहाँ पर यहाँ पर लोग उद्योगों के माध्यम से पैसा कमाएं, इसका भी ध्यान रखा है। और सती महोदय, अभी बैंकों की बात हो रही थी, और कि बैंकों का एनपीए की क्या स्थिति है। बैंक का प्रॉफिट 22-23 में पहली बार बैंकों का प्रॉफिट, दे हैव अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 1 लाख करोड़। नॉट अ सिंगल बैंक इज इन रेड, दे आर अर्निंग प्रॉफिट। ये आपके कार्यकाल में क्यों नहीं हुआ? 22-23 में क्यों 1 लाख करोड़ का 22-23 में बैंकों को प्रॉफिट हुआ है? और भारत सरकार ने जो कैपिटलाइज करते थे, बैंकों को पैसा देना बंद कर दिया। 3 साल से 1 पैसा नहीं दिया बैंकों को, और बैंक अपने बलबूते जो हैं, और जो एनपीए हैं, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हैं, वो 11.2 था 17-18 में, घटकर 5.2% हो गया। तो सती महोदय, ये जो एनपीए अगर कम हुआ है तो इसका कारण क्या है? सती महोदय, जीएसटी का कलेक्शन, एक साल में 6 बार जीएसटी का कलेक्शन, दैट इज क्रॉस 1,60,000। जो लोग गब्बर सिंह टैक्स कहते हैं जीएसटी को, तो अगर हिम्मत है तो अपने राज्य हिमाचल में और जहां आपकी सरकार कर्नाटक में जीएसटी को हटा दीजिए। अगर वो गब्बर सिंह टैक्स है तो जीएसटी के कारण 1,60,000 करोड़ का कलेक्शन एक साल में, एक बार नहीं बल्कि 6 बार इस एक साल के अंदर हो चुका है। और सती महोदय, एक समय था कि मोबाइल हम इंपोर्ट करते थे। आज से 10 साल पहले 98% मोबाइल हम इंपोर्ट करते थे, और मैं सदन को बताना चाहूँगा कि आज 99% मोबाइल मेड इन इंडिया है। हमने मोबाइल को इंपोर्ट करना बंद कर दिया, और इस साल 11 बिलियन का मतलब हो गया 88,000 करोड़ के मोबाइल फ़ोन जो है, और हमने एक्सपोर्ट करने का काम किया है। श्रीमती महोदय, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। भारत मंडपम के उद्घाटन के अवसर पर उन्होंने भाषण देते हुए कहा था कि जब वो प्रधानमंत्री बने उस समय भारत दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, 10th इकोनॉमी थी दुनिया की 2014 में, और सेकेंड टर्म में वो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। और उन्होंने देश की जनता को गारंटी दिया, मोदी की गारंटी, कि तीसरे टर्म में इंडिया दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। हम जर्मनी को पीछे छोड़कर हम 2 साल में 4th हो जाएंगे, और फिर जापान को पीछे छोड़कर 2027 तक हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। और सती महोदय, केवल हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ही नहीं बनेंगे, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, जो $5 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है, 27-28 तक भारत 3rd लार्जेस्ट केवल जीडीपी में नहीं बनेगा बल्कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी में भी बदल जाएगा। हमारा सपना है, प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि 2047 तक भारत एक विकसित देश बन सके, एक एडवांस इकोनॉमी बन सके, और उसी दिशा के अंदर भारत की सरकार काम कर रही है। और इसलिए श्रीमती महोदय, हम लोगों ने महंगाई को नियंत्रित करके दिखलाया है। अभी जो आंकड़े आए अक्टूबर के, वो 4.87, आरबीआई का 4 +2 का जो रेंज है, अक्टूबर 2023 में वो आंकड़ा 4.87 का है। तो हमने महंगाई को नियंत्रित करके दिखलाया है। और जहाँ तक खाद्य तेल की बात है, खाद्य तेल पिछले 1 साल में उसके दाम में 18% की गिरावट है, मस्टर्ड ऑयल में, वनस्पति में 12% की गिरावट है, सोया में 20%, पाम ऑयल में 15%। यद्यपि ये खाद्य तेल भारत में पैदा नहीं होता है, फिर भी हम लोगों ने और उसके अंदर उसको भी और नियंत्रित करके दिखलाया है। और साथ ही महोदय, उसी प्रकार जो गरीबों के लिए जो 81 करोड़ गरीबों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है,
और अब तो सरकार ने ऐलान किया है कि अगले 5 साल तक 81 करोड़ लोगों को 5 साल तक दिसंबर 2028 तक और अनाज मिलेगा। अंत में आप घंटी न बजा दें, मैं एक बात और कह दूं, इस बीच के अंदर हमारे मित्र कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के अंदर सभा में कहा कि विशेष राज्य का दर्जा देंगे। मैं चुनौती देता हूं, कभी भी किसी भाषण में नरेंद्र मोदी जी ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का कभी ऐलान नहीं किया था। नंबर 1। नंबर 2 कि जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी, उसी समय रघुराम राजन कमेटी का गठन करवाया था नीतीश कुमार जी ने चिदम्बरम साहब से मिलकर, और रघुराम राजन कमेटी ने रिपोर्ट दिया कि अब देश के किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। इतना ही नहीं तो 14th फाइनेंस कमीशन, चूँकि 5th फाइनेंस कमीशन ने 69 के अंदर पहली बार स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का कंसेप्ट दिया था, लेकिन 14th फाइनेंस कमीशन ने 2015 में विशेष राज्य के दर्जे की अवधारणा को ही खत्म कर दिया। इसलिए 14th और 15th फाइनेंस कमीशन में कहीं भी स्पेशल कैटेगरी शब्द आया ही नहीं है। तो महोदय, जब 14th फाइनेंस कमीशन ने, रघुराम राजन कमेटी ने, इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप ने खत्म कर दिया, और जब लालू जी देश में रेल मंत्री थे, बड़े ताकतवर मंत्री थे, रात को 12 बजे राष्ट्रपति को उठाकर बिहार की विधानसभा को भंग करवा दिया, उस समय उन्होंने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिलवाया? जब नीतीश जी रेल मंत्री थे, उस समय बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिलवाया? और नरेंद्र मोदी ने तो विशेष राज्य के दर्जे से बिहार को जितना मिलता उसे ज़्यादा दे दिया। जो पैकेज दिया, पीएम पैकेज, 1,40,000 करोड़ का पैकेज दिया बिहार को। पीएम पैकेज केवल भारत में अकेला राज्य बिहार है जिसको केंद्र की सरकार के द्वारा पैकेज दिया गया। लेकिन जब चुनाव नज़दीक आता है तो विशेष राज्य का दर्जा, विशेष राज्य का दर्जा। आंध्र का तो घोषणा थी सोनिया जी का, कि घोषणा थी सदन के अंदर कि आंध्र को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, कहाँ मिला? अब देश के किसी भी राज्य को स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस नहीं मिल सकता है। हाँ, राज्य को मदद मिलेगी, केंद्र मदद करेगा, लेकिन इसको पॉलिटिकल मुद्दा न बनाए तो मुझे लगता है कि और ज़्यादा बेहतर होगा। इसलिए सती महोदय, नरेंद्र मोदी जी पर लोगों को भरोसा है कि यही व्यक्ति जो महंगाई नियंत्रित कर सकता है, यही व्यक्ति है जो देश का विकास कर सकता है। और इसीलिए आज 12 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं और 4 राज्यों के अंदर सहयोगी दल के साथ मिलकर सरकार चल रही है। देश के 51% क्षेत्रफल पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चल रही हैं। और इसलिए सती महोदय, अर्थव्यवस्था को हमने बेहतर बनाकर दिखलाया है। हमें गर्व है नरेंद्र मोदी पर कि विपरीत परिस्थितियों में भी भारत को जिस संकट से उबार कर और उन्होंने यहाँ तक पहुँचाया है, मुझे पूरा विश्वास है कि 5 महीने के बाद जब लोकसभा के चुनाव होंगे, ये ग्रोथ, ये सड़क पर, ये नीचे दिखाई, जमीन पर दिखाई पड़ेगा और लोग विकास के नाम पर वोट देंगे, सांप्रदायिक और जातीय गणना के नाम पर वोट नहीं देंगे। जातीय गणना का मुद्दा तो बहुत उछला था मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, कहाँ लोगों ने वोट दिया, कहाँ वो मुद्दा बना? 3 ही शब्दों के साथ मुझे पूरा विश्वास है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाएंगे और भारत को आगे ले जाएंगे। धन्यवाद।